हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की, और बेटा चर्चा को आगे वहीं से बढ़ाएंगे। मैंने एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में 3 से 4 मुद्दे टच कर लिए हैं शायद, ठीक है ना। हम बात कैजुअल कॉलर की कर चुके हैं, ऐड की बात कर चुके हैं, ऐड ऑन टेलीविज़न की बात कर चुके हैं, और बेटा वेब पब्लिशिंग की बात कर चुके हैं। इतनी बात हो चुकी है। आज आगे बढ़ते हैं बेटा मुद्दे को। लो सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा दो चीज़ों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। भाई रोकिए एक मिनट। बेटा बात कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और इसको कंपेयर करूंगा मैं बेटा कैंपस रिक्रूटमेंट के साथ। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इस चीज़ को समझना। बेटा कंपैरिजन करेंगे इसका। बाबू ये टर्म आपने सुनी होगी शायद पहले, कैंपस रिक्रूटमेंट। बेटा आज की तारीख में जब आप 12th क्लास कर लेते हो, जब किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में जाने की ट्राई करते हो, तो आप देखते हो बेटा बहुत सारे कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस या यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस, या कई बार यूनिवर्सिटीज़ ऐड करती हैं बेटा, सिर्फ इसी दम पे ऐड करती हैं कि हमारा कितनी कंपनीज के साथ टाई अप है। देखा है आपने ऐड? एक यूनिवर्सिटी है बेटा बड़ी फेमस फगवाड़ा में, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, टीवी ऐड करती है बेटा। टीवी ऐड में बताती है कि हमारा 200 इंडिया की 200 अच्छी कंपनी के साथ टाई अप है, 500 बड़ी कंपनी के साथ टाई अप है, ठीक है ना बेटा। अब आप टाई अप होने से क्या होता है, हर 6 महीने बाद हर साल बेटा कंपनीज आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में आती हैं बेटा, और वहां से स्टाफ रिक्रूट करके जाती है। खैर बताऊंगा, आपको पता होगा बेटा LPU की लेंथ पता है कितना है, कितना बड़ा है? 600 एकड़ का कैंपस, 600 एकड़ बड़ा कैंपस है बेटा। अभी 1000 एकड़ जमीन और खरीद ली उन्होंने, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 600 एकड़ इतना था कि मेरे दोस्त ने 4 साल की इंजीनियरिंग करी, कह रहा 4 साल में घूम नहीं पाया भाई। अभी 1000 एकड़ और खरीद के बैठ गए। तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है बेटा, और आज की तारीख में सिर्फ बेटा कॉलेज में आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देते हो ये देखकर कि कितनी कंपनीज के साथ इसका टाइप है, हमारी प्लेसमेंट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। बेटा मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ कैसे प्लेसमेंट होती है। बाबू अगर आप कोई कोर्स शुरू करते हो, लेट सपोज इसके बाद आप शुरू करते हो BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का, 10 सेमेस्टर होने वाले हैं उसके, ठीक है ना बेटा। जैसे आप हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम देते हो, वहाँ पर वही चीज़ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 है, फिर दूसरे साल सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 है, फिर तीसरे साल सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6। ऐसे ही बेटा आपको बता देता हूँ, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री आपके हाथ में जॉब होती है। देखा होगा एक आदमी मूवी में, 3 इडियट में भी ऐसे ही बताया गया, ठीक है ना। पेपर बाद में होने होते हैं, जॉब पहले होती है। यही होता है कैंपस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि क्या होता है एक टाइम फिक्स है। आप जब पेपर देते हो, फर्स्ट सेमेस्टर आपका दिसंबर में होगा, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, लेकिन फाइनल्स मई में होते हैं वहाँ पर कॉलेजेस में, ठीक है ना बाबू। तो हर साल दिसंबर में होना है। 9th सेमेस्टर आपने दिसंबर में दिया बेटा, मार्च में कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट कर चुकी हैं, ठीक है ना। आपके भी फाइनल एग्जाम बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर रहता है बेटा, जो मई में होने वाला है। मार्च में कंपनी आपके कॉलेज कैंपस में आई है, यूनिवर्सिटी कैंपस में आई है, और बेटा उनको एक लॉयर चाहिए बेटा जो उनको कॉर्पोरेट एडवाइस कर सके, ठीक है, जिसने कॉर्पोरेट लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है। और उन्होंने क्या करा बेटा, बता दिया कि हमारे को इस फील्ड का स्पेशलाइज चाहिए, आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है। मान लो बेटा 100 लोग बेटा उस बैच से LLB कर रहे हैं, 50 ने कहा ठीक है ये हमारे स्पेशलाइजेशन का एरिया, हमारे इंटरेस्ट का एरिया, हम अप्लाई करना चाहते हैं। बेटा कंपनीज के बहुत सारे मेंबर कॉलेज कैंपस में ही रहते हैं 3 से 4 दिन। आपको बोला जाता है आपका सुबह टेस्ट होगा, कोई मॉक टेस्ट लेंगे आप, ठीक है ना, उसका रिजल्ट शाम को आएगा, जो पास होंगे वो शाम को अपीयर होंगे, ठीक है ना। शाम को टेस्ट लेंगे, सुबह रिजल्ट आएगा, जो पास होंगे सुबह दोबारा टेस्ट होगा। ऐसे 8 टेस्ट होंगे जो 4 दिन तक चलेंगे, सुबह शाम सुबह शाम। 8 टेस्ट के बाद बेटा किसी ना किसी के हाथ में जॉब होगी, ठीक है ना। मान लो उन 50 में से बेटा उन्होंने 3 लोगों को सेलेक्ट करा, जॉब दे दी, और आपको बता देता हूं इसके बाद आप कॉलेज नहीं जाते, सीधा जॉब पर जाते हो। कई बार कंपनी कहती है हमें इमीडिएट अपॉइंटमेंट करनी है, 1 हफ्ते में ज्वाइन कर लो,
आप पहुंच गए, मेरे कज़न के साथ ऐसा ही हुआ था, तो उसकी सैमसंग में जॉब लगी थी, वो इंजीनियर था IIT से, ठीक है, 6 महीने साउथ कोरिया और बेटा 6 महीने इंडिया, उसको ऐसे जॉब ऑफर हुई थी। खैर वो कर रहा है ये चीज़ जॉब, तो उसके भी 8 टेस्ट हुए थे बेटा, जो सुबह शाम में हुए थे। तो बेटा उसको भी यही बोला गया था कि अगर आपकी जॉब लगती है तो हाथों हाथ ले जाएंगे, उसे कंपनी हाथों हाथ लेगी। तो उसने बोला कि मेरे फाइनल एग्जाम है, कहते एग्जाम के लिए 10-12 दिन की छुट्टी दे देंगे। तो बेटा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री आपके हाथ में जॉब होती है, और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है बेटा फ्रेश टैलेंट को रिक्रूट करने का। आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल मिल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वालिफाइड, जिसने अभी पढ़ाई करी है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई करी है कि इंजीनियर के एंगल से सोचो तो, ठीक है ना बेटा, और अभी आपने उसकी जॉब भी लगा दी। क्लियर है बात? कैंपस रिक्रूटमेंट कहाँ होती है? कैंपस रिक्रूटमेंट इज रिलेटेड विद द कॉलेजेस, रिलेटेड विद द यूनिवर्सिटीज, रिलेटेड विद द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, बात ओके। बेटा बात करता हूं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट की। बात यहां पर भी कैंपस रिक्रूटमेंट की तरह सेम है बेटा, लेकिन बाबू यहां पर जो जॉब दिलाती है आपको वो प्रोफेशनल बॉडीज होती है, यानी कि कोई कॉलेज नहीं होता। जैसे कि प्रोफेशनल बॉडी के लिए बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये बेटा 3 बड़े रेप्यूटेड कोर्स है बाबू, जो 12th के बाद लोग अपीयर करते हैं। CS, CS और CMA। बाबू क्या आपकी प्रोफेशनल बॉडी भी आपको जॉब दिलवाने का काम करती है? भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंगल से सोचोगे, ये तो ऐड करते हैं इंडिया की 200 कंपनी के साथ टाई अप है, 500 कंपनी के साथ टाई अप है। ICI को सोचो, पूरे इंडिया में एक ही है, सारे CA यही बनाता है। तो ये कहता होगा इंडिया की जितनी कंपनियां सबके साथ टाई अप है। ये तो 200-400 की बात करते हैं, यहां तो बेटा मुद्दा ही नहीं है, बनाने वाला एक ही इंस्टीट्यूट है बेटा, ठीक है ना। क्या ये जॉब दिलवाता है? दिलवाता है बेटा। आपको बता देता हूं बाबू, नोट्स में एज वेल एज NCERT में लिखा हुआ है, दे चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज। इस सर्विसेज के पैसे चार्ज करते हैं, जबकि ये पैसे चार्ज नहीं करते। बाबू होता क्या है, हर 6 महीने के बाद CA का रिजल्ट आता है, दुनिया CA बनती है, 10,000 20,000 में लोग CA बन जाते हैं। 10,000 का अंदाजा मान लो हर 6 महीने में, ठीक है। अब ये 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बाबू क्या करता है ICI, जितनी भी कंपनीज हैं, जितना भी रिकॉर्ड है उनके पास, सबके मेल पर बेटा इनके रिजल्ट भेज देता है। 10,000 लोग हो गए कि आपको जैसा कैंडिडेट चाहिए इनके नंबर पे, इनको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। शॉर्टलिस्ट कर लो आप किस किस का इंटरव्यू लेना चाहते हो। तो मैं कंपनी के एंगल से सोचता हूं, जहां पर बेटा देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट में जब आप फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे होते हो तो बाबू 8 सब्जेक्ट के आपको पेपर देने होते हैं, ठीक है ना। 8 सब्जेक्ट हैं बेटा अलग अलग, अकाउंट्स, ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट है बेटा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग, ऐसे 8 सब्जेक्ट हैं बेटा। अब मान लो बेटा किसी को ना एडवाइजर चाहिए, लीगल एडवाइजर किसी कंपनी को, उसके पास डेटा आया 10,000 बच्चों का, वो लॉ में नंबर देख रहा है कि लॉ में इस बच्चे के कितने नंबर है, इसे क्या लीगल एडवाइजर हम बना सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने 10 बच्चे देखे बेटा जिनके नंबर ठीक ठाक थे, टॉप, जरूरी नहीं होता कि टॉप के नंबर देखो, कि ठीक है ना, कि तगड़े ही नंबर देखो। 5 तगड़े वाले देख सकते हो, 5 एवरेज भी देख सकते हो, क्योंकि तगड़ा सैलरी भी तगड़ी मांगेगा बाद में, ठीक है ना बेटा। तो कंपनी ने ना 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा कि मैं इसका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ठीक है। एक को बेटा अपने यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स एडवाइजर चाहिए, इनकम टैक्स एडवाइजर, ठीक है ना, इनकम टैक्स कंसल्टेंट। तो उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में नंबर देखने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही क्या करता है बेटा, पूरे इंडिया की सारी कंपनियां कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है। अच्छा, एक कंपनी को यह भी नहीं पता कि एक पर्सन को कितनों लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, ये भी थोड़ी पता है। ऐसा भी तो हो सकता है एक कैंडिडेट को ही 6 कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जनरली ऐसा ही हो जाता है, ठीक है ना बाबू। तो हुआ क्या बाबू, सबसे पहले इंस्टीट्यूट कंपनीज को कहता है कि आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर, और बेटा एक बार वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, फिर बोला जाता है CS को कि आपको अगर 3 से ज्यादा कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट करा है तो आप 3 कंपनियां चूज कर लो, हम आपको 3 से ज्यादा में इंटरव्यू नहीं देने देंगे। कोई पूछे इंस्टीट्यूट से कि क्यों नहीं देने देंगे, तो इंस्टीट्यूट कहता है मैं नहीं चाहता CA एक भी अनएम्प्लॉयड हो जाए। आपको तो 6 कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट कर दिया, एट द एंड आप कहाँ जाओगे? एक ही कंपनी में जाओगे, बाकी 5 कंपनियों में तो कहीं ना कहीं आप ही रिजेक्ट कर दोगे बेटा, जो अच्छी लगेगी आप भी वहां जाओगे। तो बाकी CA तो कभी शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाए, ना उनकी कभी जॉब लग पाएगी। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 3 ही कंपनी में इंटरव्यू दे सकता है ताकि सबको जॉब मिल जाए। और बेटा मैंने आज तक कोई CA अनएम्प्लॉयड देखा भी नहीं,
ठीक है ना बाबू। चलो खैर ये बात का मुद्दा कभी डिस्कशन कर दूंगा इस चीज पे, क्यों नहीं होते सी अनएम्प्लॉयड। चलो फिलहाल इतनी बात हो क्या बेटा, आपने शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू दिया, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर तीनों में ना हुआ तो इसके बाद इंस्टीट्यूट हेल्प नहीं करेगा। इंस्टीट्यूट बस फर्स्ट टाइम आपकी हेल्प करता है जॉब के लिए, दोबारा तो फिर आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। जाओ जगह जगह रिज्यूमे बायोडेटा दो अपने और बेटा ट्राई करो, ठीक है ना। जिसको मैं बोल सकता हूं आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, अब कैंपस में नहीं जॉब मिली आपको, ठीक है ना। जैसे बेटा अगर कॉलेज कैंपस में नहीं मिली तो ऑफ कैंपस ट्राई करती है ना दुनिया जॉब के लिए, सेम बात यहां पर है बेटा। लेकिन यहां पर कोई कैंपस नहीं होता, बस ये ध्यान रख लेना, इसीलिए इसको कैंपस रिक्रूटमेंट का पार्ट नहीं बनाया गया। देखो कॉलेज यूनिवर्सिटी बोलते हैं हमारे यहाँ 600 एकड़ का कैंपस है, 500 एकड़ का कैंपस है, 100 एकड़ जगह है, 500 एकड़। हमारा इंस्टीट्यूट तो इस कमरे जितनी जगह से शुरू हुआ है। हमारे को बुलाया नहीं जाता कि आ जाओ और पढ़ जाओ, हमारे घर तो बुक्स भेज दी जाती है, ये बुक्स है, इसके पेपर देने हैं आपने 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद। बस खुद से पढ़ो, कोचिंग लगाओ, वो आपकी हेडक है। सेल्फ स्टडी करनी है, प्राइवेट ट्यूशन, वो सब आप देखो, बस पेपर देने आपने। तो इसका कोई कैंपस नहीं होता कभी, ठीक है जी। ये क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अभी प्लेसमेंट एजेंसीज में एक और बात करूंगा, इसको कंपेयर कर रहा हूं बेटा मैं एक और चीज के साथ। आपके नोट्स में शायद 3rd नंबर पे हेडिंग लिखी गई है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, 3rd नंबर पर है, 4th बेटा 4th नंबर पर, 5th नंबर पर हेडिंग है, 4th होगी, 4th नंबर पर हेडिंग है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सुनना जरा, आपने सिर्फ हेडिंग का नाम देखना है, ऐसे देखने बैठ जाते हो जैसे मैंने कुछ कह दिया पढ़ने को। सामने देखना, वह हेडिंग है, वह सुंदर लग रही है बहुत, आप देख ली ना, चलो सामने देखना। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं बेटा। क्या होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बाबू, एग्जाम्पल बहुत तगड़ा है इसमें बाबू। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक इंटरमीडिएरी है, एक मिडल मैन है। कभी मैरिज ब्यूरो वाले देखे हैं? वैसे तो आजकल आप लोगों ने इनका धंधा चौपट कर दिया, अच्छा खासा चलता था। मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं बेटा, फीमेल कैंडिडेट का भी डेटा रखते हैं और बेटा मेल्स का भी डेटा रखते हैं और मैच मेकिंग करते हैं, ठीक है ना। और जहाँ मैच बन गया, इधर से 50,000 इधर से 20,000, दोनों तरफ से पैसे चाटने हैं इन्होंने, और क्या करना है, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही तो करते हैं बेटा मैरिज ब्यूरो वाले। आपकी वैसे धंधा खाली हो गया, बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए। चलो जी, आपने 2-2 3-3 जगह टाक के बिठा रखे हैं। चलो बाबू, अब होता क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेम ऐसे ही फंक्शनिंग करती है। ये डेटा रखती है 2 जनों का, जॉब सीकर्स का, जिनको जॉब की जरूरत है, एज वेल एज द एम्प्लॉयर्स। जॉब सीकर से चार्ज करते हैं जनरली उनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी। ये बोल देते हैं कि हमारे थ्रू अगर आपकी जॉब लगी तो आपको आपके फर्स्ट मंथ की सैलरी हमें देनी पड़ेगी, चाहे वो जॉब कितने की भी लगे। अगर आपकी जॉब लगी, लेट्स सपोज 9 लाख का पैकेज लगा तो 75,000 इनके, 3,60,000 का लगा तो 30,000 इनके। जॉब सीकर से फर्स्ट मंथ की सैलरी, और बेटा एम्प्लॉयर से तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि साल के 20 लाख 30 लाख देते रहो, ठीक है ना, पर पर्सन तो मत ही दो, आप ही लुट जाओगे। आपके यहाँ कोई वैकेंसी निकले, आपने कहीं नहीं जाना, सीधा हमें कॉल लगाओ, हम भेजेंगे स्टाफ, हम भेज देंगे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। बस आपने क्या करना है, आपने हमारे को साल का 20 लाख 30 लाख पे करना है, कहीं ऐड नहीं करो, कोई न्यूज़पेपर ऐड करने की जरूरत नहीं, क्या करोगे इतना खर्चा करके, बस हमें दो। अब बेटा मान लो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की वैकेंसी निकली, तो क्या करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अपना बेटा डेटाबेस उठाती है, देखती है कितने लोग एमपी हैं एचआर में, 20 लोग एचआर में एमपी हैं, चलो जी 20 के 20 को कॉल लगाई कि वाला कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, जाओ वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर 20 में से किसी एक का भी सिलेक्शन हो गया इनका काम। मान लो उसका पैकेज ही 12 लाख लगा, 1 लाख तो इधर से ही आगे, वहां से तो 20-30 लाख आते ही हैं साल के। तो खाली एक एम्प्लॉयर नहीं पकड़ा होता, एम्प्लॉयर भी 25-30 पकड़े होते हैं, और इधर से कैंडिडेट तो हजारों ही हैं। और बता देता हूं, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज गवर्नमेंट रेगुलेटेड। ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है बेटा, यानी कि समझ लो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। दूसरी बात, इस सेंस में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को मैं प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ बेटा कंपैरिजन कर देता हूं इसका। मैंने बोला था प्लेसमेंट एजेंसीज में एक बात रह गई, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, लेकिन बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं बेटा जो प्राइवेट ओन्ड है, ये भी जॉब दिलवाती है, इनके पास भी एम्प्लॉयर का डेटा होता है और जॉब सीकर्स का डेटा होता है।
मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे सर्च करते हैं ये, पता नहीं कहाँ से एक दिन अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आई कि मैं फला फला प्लेसमेंट एजेंसी से बोल रही हूँ, आपके यहाँ पर किसी अकाउंटेंट की वैकेंसी है, हमारे पास है बहुत सारे। तो उनको पता है कि भाई मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है ना, मैं जॉब दे सकता हूँ, ठीक है ना, मेरे ऑफिस में रिक्वायरमेंट रहती है अकाउंटेंट की, तो उन्होंने मुझे ही कॉल करनी शुरू कर दी। तो ये प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज, ये गवर्नमेंट की तरफ से कॉल नहीं थी, ठीक है ना। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज यानी कि अगर कोई चीज प्राइवेट ओन्ड है तो आप उसे प्लेसमेंट एजेंसीज बोलोगे, गवर्नमेंट ओन्ड है तो हम उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलने वाले। काम दोनों का वही है, नौकरी दिलवाना। क्या प्लेसमेंट एजेंसीज, अगर मैं कह देता यस कि मेरे यहाँ वैकेंसी है भेज दो, तो गारंटी बता रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ चार्ज कर लेते हैं जिसकी जॉब लगा रहे हैं। मुझे तो कुछ कह ही ना पाते, ठीक है ना, क्योंकि मैंने थोड़ी कहा वैकेंसी है, आप खुद से कॉल कर रहे हो, लेकिन वहां से चार्ज जरूर कर लेते हैं 1001%। ओके बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बड़े आगे। मैंने 3 बातें कर दी बेटा, तीनों तगड़ी तगड़ी बातें समझ आ गई, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं पे लगता है बाबू, अब टाइम नहीं लगेगा। कैंपस रिक्रूटमेंट क्लियर, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, 3 और रहती हैं। पहले बेटा पढ़ा देता हूँ, फिर रीड कर लेंगे एक बार बैठ के। बाबू 3 और बातें रहती है, सामने देखना बाबू। अभी एक तो फर्स्ट रहती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक बात रहती है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, और एक रहती है बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा देखो नाम ही क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे किसी को रिक्रूट करना। मैं बोलता हूं मान लो मेरे ऑफिस में 3 स्टाफ काम करता है, ठीक है, और मुझे लग रहा है यार 3 सफिशिएंट नहीं है, एक की जरूरत और बढ़ रही है। तो बाबू मेरे पास रास्ते तो बहुत सारे हैं, अभी आप पढ़ चुके हो, देखो 6-7 रास्ते आप पढ़ चुके हो, तो इतने सारे एक्सटर्नल सोर्सेस तो है ही हैं, ठीक है ना। मैंने क्या करा, मैं उन सारे रास्तों से नहीं गया, मैंने अपने तीनों स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा एक बात सुनो, एक वैकेंसी और है, तुम्हारा कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार आना चाहता हो और ईमानदार हो, बता देना मेरे को, काम करने के लायक हो, काम करना चाहता हूँ मैंने उसका, तो बता देना। एक ने बोल दिया है कोई मेरा रिलेटिव, कोई मासी का लड़का, कोई बुआ का लड़का। मैंने कहा ठीक है कल ले आइयो, कर लेंगे बात। बाबू कई बार मैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे रिक्रूट करता हूं स्टाफ को। इसका एक फायदा होता है बेटा कि आपको ना सामने वाले पर्सन का, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी आने वाला है, जो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी बड़ा तरीके से क्लियर होता है, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से सब कुछ पूछ लेते हो, छानबीन पूरी कर लेते हो, मेहनती लड़का है, काम भी करेगा कि नहीं करेगा, कितना ईमानदार है, सब कुछ जान लेते हो, कितनी पढ़ाई लिखाई करी है। क्योंकि बेटा सर्टिफिकेट फर्जी बनवाना इंडिया में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बड़ी चीज़ क्या है बेटा, बैकग्राउंड पता करना। और आपके घर के बंदे को जरूर पता होगा कि आपने सच में कितनी पढ़ाई कर रखी है, सर्टिफिकेट तो खैर बन ही जाते हैं। समझ आई बात। तो एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे भी कई बार स्टाफ रिक्रूट किया जाता है। लेकिन एक बात और बोल देता हूँ सर, जब आप एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे स्टाफ रिक्रूट करते हो ना, तो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, स्किल्ड पर्सन की अलग ईगो होती है, वैसे नहीं आता। ये तो नहीं कहोगे ना अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जितनी बड़ी, एचआरएम की पोस्ट वैकेंट होगी, सारी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर लिया, कोई एचआरएम आपके नोन में हो तो बुला लाना। आप बुलाने में जाओगे वो आएगा नहीं। पढ़े लिखे के स्किल्ड पर्सन की अलग ईगो है बेटा, उसने दूसरे सिस्टम के थ्रू आना है, वो इस सिस्टम के थ्रू नहीं आ सकता, ठीक है ना बेटा। एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे हमेशा अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड तक स्टाफ जा सकते हो आप, स्किल्ड पर्सन तक नौबत नहीं आती। बात ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर अगेन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और मोस्टली इट इज पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ यू कैन से रियल एस्टेट। बाबू देखो इनके ना खुद के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज के तो एडवांटेज डिसएडवांटेज माने आज पढ़ाने ही पढ़ाने हैं बेटा, इनके खुद के भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। मैं साथ साथ कुछ कुछ बातें बोल भी रहा हूं आपको याद रखने के लिए। बाबू लेबर कॉन्ट्रैक्टर की एक बात बता देता हूं, अगर आपको बहुत शॉर्टर नोटिस पर बहुत ज्यादा स्टाफ चाहिए तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता एक्सेप्ट अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूं बेटा आपको। बाबू आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीएलएफ, ठीक है। आप रियल एस्टेट के फील्ड में बेटा इंडिया की रैंक 2 कंपनी हो, एलएनटी आपसे ऊपर है, ठीक है ना। आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हो,
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हो, आप पोर्ट्स बनाते हो, आप एयरपोर्ट्स बनाते हो, आप हाईवेज बनाते हो, आपके पास जो रेगुलर स्टाफ है वो 3000 एम्प्लॉय का है, जिसको आप सैलरी पे करते हो। 3000 एम्प्लॉय आपके पास जिसकी आप सैलरी पे करते हो, जो रेगुलर स्टाफ है। और मैं बोल रहा हूं आपके 10 प्रोजेक्ट इस टाइम चल रहे हैं और सारे के सारे एम्प्लॉय एंगेज्ड हैं। और गवर्नमेंट ने बेटा आपके सीईओ को कॉल किया कि एक हाईवे और बनवाना था आपसे, और इतना इमरजेंट है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, हमें इस साल में कंप्लीट भी चाहिए। कल से ही वहां पर 1000 स्टाफ चाहिए, कल से ही शुरू हो जाओ। है स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना कोई नहीं चाहता, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वो भी। बेटा अब सीधी सी बात ये है, मेरे पास रेगुलर स्टाफ है नहीं, कल से 1000 बंदे चाहिए, आ जाएंगे, करो चलो। अच्छा न्यूज़पेपर ऐड कर दो। पहली बात, अनस्किल्ड पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ेगा कहाँ से? जब पढ़ेगा नहीं तो आएगा कहाँ से? कर लो जो और कोशिश कर सकते हो, वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट चलाता होगा अनस्किल्ड पर्सन, छोड़ दो। फिर और क्या करें? 7 रास्ते बता दिए मैंने, कुछ भी नहीं हो सकता। 1000 एम्प्लॉय नहीं आ सकते, कुछ कर लो भाई। अगर आपको बहुत शॉर्टर नोटिस पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए ना, एक ही रास्ता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। पकड़ लो किसी ठेकेदार को, ठेकेदार दे देते हैं एक बार में 200 250 बंदे, पकड़ लो 3-4 ठेकेदार। तो बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है बाबू जो बहुत शॉर्टर नोटिस पे बहुत ज्यादा पर्सन दे सकती है आपको। कल ही आ जाएंगे 1000 पक्का। लेकिन एक बात बता देता हूं बेटा, इसका एक ड्रॉबैक है। देखो फायदा तो ये है कि बहुत शॉर्टर नोटिस पे बहुत ज्यादा स्टाफ आ गया, ड्रॉबैक है अगर गलती से लेबर कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई कर ली ना आपने, तो एक ही दिन में सारे ले जाएगा जिस तरीके से लेके आया। मानते हो ये बात? ऐसा होता है, ठीक है ना। और आपको एग्जाम्पल ट्विस्ट करके थोड़ा सा चेंज करके और बता देता हूँ। बेटा आपके आसपास एक जगह है भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना। मेरे पास भी 2-3 फाइल हैं 2-3 इंडस्ट्री की, तो मैं जाता हूँ ना वहाँ पर, ठीक है ना। एग्जैक्टली उस एरिया को सिकंदरपुर बोलते हैं, भगवानपुर में एक जगह सिकंदरपुर वो बोलते हैं। बाबू आप एंट्री लेते हो ना जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में, बात बहुत बड़े बड़े बैनर लगवा रखे हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने अपने, या दीवारों पे लिखवा रखा है कि लेबर की जरूरत हो तो इस नंबर पे कॉल करें। ये बेसिकली होते पता है क्या है? देखो समझाने के लिए बोलता हूँ। आपने एक इंडस्ट्री लगाई, आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉल लगाई कि मुझे 50 स्टाफ की जरूरत है। ये होते क्या है बेटा? और इंटीरियर से आ रखे होते हैं। पहले ही वो इंटीरियर है जगह, ठीक है ना। ये और इंटीरियर से आ रहे होते हैं बेटा, छोटे छोटे गाँव से, जहाँ ये खुद में गाँव के प्रधान होते हैं बेटा। 50-50 लोग इनके दोस्त हैं, ठीक है ना। इसने बोला लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने, मैं करूंगा आपके यहाँ नौकरी। खुद लेबर कॉन्ट्रैक्टर खुद नौकरी करने को तैयार है, कह रहा मैं करूंगा आपके यहाँ नौकरी। मैंने कहा 50 और चाहिए, कहता 50 भी आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही होते हैं सच मायने में, सारी लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इनका, सबसे कुछ ना कुछ तय किया हुआ है, ठीक है ना। इन्हीं के गाँव के बंदे कह रहे ले आएंगे, मैं 50 कल ही ले आऊँगा, कल से ही शुरू करो आपका। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सैलरी? कहता किसी को नहीं दोगे, मुझे दोगे सबकी सैलरी, मैं बांटूंगा। इसने मुझसे तय कर लिया 10,000 पर पर्सन, यानी कि 5 लाख रुपए महीना में इसको दूंगा। किसी को 7 में लाया, किसी को 8 में, किसी को 9 में, किसी को 6 में, बाकी सब जेब में। अगेन गलती से इनके साथ लड़ाई हुई एम्प्लॉयर की तो 50 के 50 एक दिन में घर हैं, ये भी बात ध्यान रख लेना। ओके बात। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड पीपल, स्किल्ड नहीं, सेमी स्किल्ड नहीं, सिर्फ अनस्किल्ड। बोझा उठवा लो कितना ही, दिमाग नहीं लगा सकते। बात ओके? क्लियर है बात? बढ़ जाएं आगे बाबू। अब एक चीज पे चर्चा रह गई बस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहती है। चलो जी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को भी फिनिश करो। बेटा नाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बाबू कई बार आपने देखा होगा, आप किसी दुकान पे जाते हो, मैं दुकान का एग्जांपल ले रहा हूँ फिर फैक्ट्री पे लेकर आऊंगा। आप किसी दुकान पे जाते हो, लोगों ने बेटा प्रिंट आउट लगा रखा होता है दुकान के गेट पे ही कई बार, या नोटिस बोर्ड बना रखा है थोड़ा सा, या बेटा अपनी गद्दी के ऊपर ही लगा रखा है, सेल्समैन की आवश्यकता है, सेल्स गर्ल की आवश्यकता है। कभी देखे ऐसे ऐड? यही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। और बेटा आपको बता देता हूँ, सिर्फ अनस्किल्ड पर्सन। अगेन आप कह सकते हो किसी एक्सटेंट तक चलो सेमी स्किल्ड, पर मैं सेमी स्किल्ड भी डाइजेस्ट नहीं होता, स्किल्ड वाली तो बात ही नहीं है, सिर्फ अनस्किल्ड पर्सन। लोग क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री गेट पे नोटिस लगा देते हैं। आपने देखा होगा फैक्ट्री, खैर आपने कभी इंडस्ट्रियल एरिया विजिट नहीं करा, इंडस्ट्रियल एरिया विजिट करो कोई, फैक्ट्री के बहुत बड़े बड़े गेट है, फैक्ट्री गेट पे ही लगा देते हैं इतनी लेबर की जरूरत है। वो कहते हैं हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को क्यों पे करें, चल भाई हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट खुद ही करेंगे।
फैक्ट्री गेट पे ही नोटिस लगा दिया 10 बंदों की जरूरत है। कई बार फैक्ट्री ने अपोजिट नोटिस भी लगाए होते हैं, स्टाफ पूरा है, कृपया कांटेक्ट मत करें, क्योंकि रोज डिस्टर्ब करने आ रहे होते हैं आपको बेटा, ठीक है ना। आपका वॉचमैन बार बार परेशान हो जाता है बेटा गेट खोल खोल के, ठीक है ना। कई बार अपोजिट नोटिस भी होते हैं, लेकिन बेटा कई बार फेवरेबल नोटिस भी होते हैं कि 10 स्टाफ की जरूरत है, 20 स्टाफ की जरूरत है। ऑब्वियसली बेटा आपको एक डेट दे दी जाती है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। जनरली इंडिया में हर जॉब के लिए इंटरव्यूज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस, लेकिन बेटा अनस्किल्ड पर्सन का क्या इंटरव्यू लोगे? आपने बोल दिया 10 स्टाफ की आवश्यकता है, 25 तारीख को सुबह 10 बजे यहीं पर मिलेंगे, 25 तारीख को 10 बजे हो गए 20 स्टाफ इकट्ठे। आपने कुछ नहीं करना होता, अनस्किल्ड पर्सन का नाम नूम पूछना होता है, किस गांव से आते हो, अच्छा ये चला लेते हो मशीन, इतना उठा लेते हो, चल भाई होगी रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इतनी सिंपल चीज है। और जनरली बता देता हूं, सीजनल बिजनेस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा होती है, सीजनल बिजनेस में ज्यादा होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत बार आपको परमानेंट पेरोल जॉब नहीं देती, परमानेंट पेरोल पे नहीं होते हो आप। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूं, एक बेटा फैक्ट्री है जो पटाखे बनाती है, सीजन शुरू हुआ जुलाई, सीजन खत्म हो गया अक्टूबर में, 4 महीने के लिए वो आपको परमानेंट सैलरी पे तो नहीं रखेंगे ना, 12 महीने कैसे पे करेंगे आपको। उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करी, ये भी बता दिया कि हमारा बिजनेस सीजनल है, आप 4 महीने के लिए यहाँ पर हो, आपको 4 महीने काम करने के इतने रुपए मिलेंगे, या प्रोडक्शन के हिसाब से पैसे मिलेंगे, इतना प्रोड्यूस करोगे तो इतना पैसा दे देंगे, खत्म। तो परमानेंट पेरोल पे रिक्रूट नहीं होते, अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, सीजनल बिजनेस में होते हैं। जनरली ये सारी इसकी बेटा फीचर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके बात। अब एक बार हम रीड करेंगे 6 की 6 बातें और फिर बताएंगे बेटा प्रॉब्लम क्या है। बेटा बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों पे चर्चा कर रही हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज से। बेटा आप पहले एक्सटर्नल सोर्सेज निकाल रहे हैं और उसमें भी डीमेरिट पहले, ठीक है, निकाल लिया आपने डीमेरिट। पहले मेरी तरफ देखना, मैं बता दूंगा यार ईमानदारी से, जितनी हेडिंग लिखे हो तो नहीं पढ़ाऊंगा, सामने देखो आप मेरी तरफ। बेटा नमन यहां पढ़ाता हूं भाई, चलो जी। बेटा सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरनल सोर्सेज वर्सेस एक्सटर्नल सोर्सेज, और इसमें भी बेटा बात करूंगा डिसएडवांटेजेस की। पहले बाबू एक्सटर्नल सोर्सेज की डिसएडवांटेज जितनी है वही सब बेटा एडवांटेज बन जाएंगे इंटरनल की, जाकर देख लेना बाबू। सेकंड डिसएडवांटेज शायद कॉस्टली प्रोसेस लिखा होगा, और थर्ड में लेंदी प्रोसेस, या हो सकता है ये हेडिंग सेकंड नंबर पे लिखी हो या थर्ड नंबर पे लिखी हो, ठीक है ना बेटा। कॉस्टली प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस, कल बता चुका हूं। यही बेटा एडवांटेज है इंटरनल की, सिंपल एंड इकोनॉमिकल, सिंपल है और इकोनॉमिकल है बेटा। बाबू आप खुद सोचो, कल वाली बात, मेरे यहां पर एक टीचर की वैकेंसी निकल जाती है जो 11th 12th इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, और मुझे क्या करना है, जो मेरे स्कूल में टीचर है 9th 10th में सोशल साइंस पढ़ाता है बेटा, उसका प्रमोशन करना है, उसको 11th 12th देनी है इकोनॉमिक्स पढ़ाने को, क्योंकि उसकी इतनी क्वालिफिकेशन उतना एक्सपीरियंस है जितना मुझे रिक्वायर्ड है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। मैंने बेटा वैकेंसी उसके थ्रू फिल कर दी, मैंने उसे कहा कल से तो 9th 10th नहीं पढ़ाएगा, तो सीधा 11th 12th पढ़ाएगा। उसने 11th 12th पढ़ाने शुरू कर दिया। एक बात बताओ, मैंने कोई खर्चा करा इस चीज के लिए? मैंने कहीं वैकेंसी को एडवर्टाइज करा, किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पे करा, कोई क्लासीफाइड में ऐड दिया? बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं करा। तो इकोनॉमिकल है बेटा, इंटरनल सोर्सेज सस्ते होते हैं, लेकिन जनरली एक्सटर्नल सोर्सेज बेटा महंगे होते हैं, कुछ ना कुछ पैसा जरूर खर्च कराते हैं। एक दो एक्सेप्शन भी है, कैजुअल कॉलर, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल सेंस में बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज महंगे होते हैं, पैसा जरूर खर्च कराते हैं आपका। कॉस्टली प्रोसेस। दूसरी बात बेटा, इट इज ऑल्सो अ लेंदी प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस लेंदी है, मैंने कल समझाया था आपको बेटा। मेरे यहां पर बेटा एक टीचर की वैकेंसी है, और अगर मैंने उस वैकेंसी को ढंग से एडवर्टाइज करा तो बेटा इंडिया जैसे देश में 50 लोग अप्लाई करेंगे कम से कम। एक टीचर की पोस्ट वैकेंट है, 50 ने अप्लाई करा, तो आपको क्या लग रहा है बेटा एक दिन में निपटा लोगे सब कुछ? नहीं निपटता ही नहीं, 4 दिन लगेंगे कम से कम। पहले सबकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, फिर बेटा उनके टेस्ट कंडक्ट करना, फिर सबके इंटरव्यूज कंडक्ट करना, उसके बाद कोई बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशन, अभी बहुत सारी चीजें होती है। खैर अगला टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस, तब पता लगेगा कि कैसे सिलेक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई यहां पर एक्सटर्नल सोर्सेज में प्रोसेस लेंदी प्रोसेस है।
जबकि यहां बड़ा सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि एक ही स्टाफ है मेरी नजर में बेटा जिसका प्रमोशन हो सकता है। मैं कोई इसका इंटरव्यू कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करने वाला। मैंने तो कहना तो कल से बड़ा, क्योंकि बेटा अगर आपने इंटरव्यू कंडक्ट कर भी लिया और अगर वो मिसफिट डिक्लेयर हो गया तो करोगे क्या? फिर तो सारे ऑप्शन ही बंद हो गए आपके लिए। तो समझ आई बात? एक्सटर्नल सोर्सेस महंगे होने के साथ साथ बेटा एक लेंदी प्रोसेस लेकर आते हैं। ओके बात, दोनों बातें क्लियर। पहली हेडिंग है बेटा डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। बेटा एक बार अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेस के रास्ते चले गए तो ध्यान रखना आपका खुद का एग्जिस्टिंग स्टाफ आपसे सड़ने लगता है, और बहुत ज्यादा। लो समझा देता हूं बेटा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड ये हैं बेटा वर्कर्स, ठीक है ना। मैं बोलता हूं कोई एमडी की पोस्ट वैकेंट हो गई, ठीक है, और फाइनेंस मैनेजर को लगता था कि जिस दिन भी इसकी जॉब जाएगी या जिस दिन भी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करेगा, रिटायरमेंट लेगा, मेरा प्रमोशन तो पक्का है, मुझे ही जॉब मिलने वाली है। 20 साल बेटा फाइनेंस मैनेजर ने अपनी लॉयल्टी के साथ सर्विसेज दी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिन रात एक करा। आज एमडी की पोस्ट वैकेंट हुई, आप एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू गए और बाहर से एक बेटा एमडी अपॉइंट कर दिया, क्या होगा एग्जिस्टिंग स्टाफ का? सर या तो जॉब गई या बेटा लॉयल्टी से सर्विसेज देनी बंद, आउटपुट ही नहीं आएगा। कभी भी देख लेना बेटा उसकी जॉब में आउटपुट नहीं आएगा। मेरे सामने बहुत दो तगड़े तगड़े एग्जांपल है, बताऊंगा जरूर। डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ के। बात क्लियर है? समझ आई? ये तो क्लियर तो हो ही गई होगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं एडवांटेज भी करा दूं फिर पढ़ लेंगे यार, ठीक है। चलो एडवांटेजेस की बात करते हैं, और 4 एडवांटेजेस लिखी गई है, ठीक है बेटा। फर्स्ट एडवांटेज का नाम लिखा गया है क्वालिफाइड पर्सोनल। मैं क्वालिफाइड की जगह हेडिंग को थोड़ा सा ठीक करा देता हूं, ये मेरी खुद की हेडिंग है, एनसीईआरटी ने पॉइंट में लिखा हुआ है। बेटा क्वालिफाइड की जगह कर लो लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल, यानी कि लेटेस्ट वर्ड ऐड कर दो, लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल। और बेटा थर्ड हेडिंग है फ्रेश टैलेंट, है ना। चलो सामने देखना प्यारे बच्चों, दोनों हेडिंग साथ साथ हो जाएंगी, फर्स्ट और थर्ड हेडिंग दोनों साथ साथ हो जाएंगी। बेटा सब सामने देख रहे हैं अभी, चलो ठीक है, लेटेस्ट वर्ड ही तो ऐड कर रहे हैं, क्या हो गया, लो बाद में कर लेना यार। लो सामने देखना मेरी तरफ, लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल और बेटा थर्ड हेडिंग है फ्रेश टैलेंट, इन दोनों पे चर्चा हो जाए। बाबू जब आपको पता होता है ना कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाना है, तो आप कभी ये नहीं सोचते बेटा कि मैं 20 साल 25 साल पुराना आदमी उठा लाऊं जिसने 20 साल पहले क्वालिफिकेशन ली थी। देखो इंटरनल सोर्सेस में ना बेटा ये एक ड्रॉबैक है, और समझना बहुत आराम से, जो चीज इसकी एडवांटेज है वो उसकी डिसएडवांटेज बनेगी। सुनना अगेन, मेरे पास बेटा 11 12 की पोस्ट वैकेंट है, मेरे पास ऑप्शन है 9 10 के टीचर के मैं बेटा प्रमोशन कर सकता हूं। वो जो 9 10 में टीचर पढ़ाता है बेटा 20 साल से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा है, 25 साल का था जब वो पढ़ाने आया था बेटा, आज उसकी एज 45 ईयर्स है। मैंने अगर उसको बेटा प्रमोट कर दिया, आप मेरे एंगल से सोचना, क्या वो लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल है? 20 साल पहले उसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी बेटा, 20 साल में क्या कुछ बदल गया होगा? क्या वो इतना कैपेबल होगा कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए चीजों को? मैं हमेशा बोलता हूं टीचिंग ना हमेशा यंगस्टर की जॉब होती है, क्योंकि आपने लेटेस्ट पढ़ाई की होती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप फ्रेश टैलेंट हो? क्या आपके अंदर वो स्पिरिट है बेटा जो एक यंगस्टर के अंदर होता है? खत्म है ना कहानी। जो इसकी डिसएडवांटेज है वही यहां पर एडवांटेज है बेटा। अगर मैं एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू ये वैकेंसी को फिल करूंगा तो मैं फिर चाहूंगा बेटा एक 20 साल 25 साल का बच्चा आ जाए, एक यंगस्टर आ जाए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाना शुरू करे। क्यों बेटा? जब एक यंगस्टर आता है ना बेटा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑरा बदल देता है बेटा, क्योंकि वो क्या करेगा बेटा, बहुत स्पिरिट के साथ काम करेगा। आप देखते हो आज की तारीख में प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, 22 23 साल के लड़के काम कर रहे हैं। क्यों बेटा? क्योंकि पता है वो 12 घंटे काम कर सकते हैं, उनका स्पिरिट अलग होता है काम करने का। फिर जब जो यूथ है ना हमारा आज का बेटा, बड़े मॉडर्न आइडियाज के साथ आता है ऑर्गेनाइजेशन में, नए नए आइडिया लेकर आएगा, आपको नई नई चीजें बताएगा, नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर कराएगा, ठीक है ना। वो स्कूल सोच लो बेटा जिसके यहाँ पर 40+ टीचर थे, जिनकी एज 40+ है, और वो स्कूल सोच लो बेटा जहाँ 25+ के लोग काम कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है बेटा, ऑनलाइन वही स्कूल गया होगा जहां पर 25+। यूथ को पता है बेटा क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको पता है मेरा टैलेंट क्या है, उनको नहीं पता था। और बेटा वो लेटेस्ट क्वालिफाइड है, वो वही पढ़ाई करा सकता है जो उसने हाल ही में पढ़ी है बेटा, जो इकोनॉमिक सिस्टम आज के तारीख में चलता है।
मानते हो ये दोनों एडवांटेज होंगी, ठीक है ना। एक तो लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा फ्रेश टैलेंट मिलेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके बात बेटा। सेकंड वन इज वाइडर चॉइस। और बेटा कंपेयर कर लो अगेन, जो इसकी डिसएडवांटेज वही इसके एडवांटेज। बेटा इंटरनल सोर्सेज में चॉइस नहीं होती, मैं उसे चॉइस नहीं बोलता, उसे मैं मजबूरी बोलता हूँ। 9-10 का टीचर है, एक ही टीचर है, कोई ऑप्शन नहीं है, बस फिर तो मजबूरी है भाई, उसे कहते कल से पढ़ा ले 11-12, इसे चॉइस बोलो क्या। और एक्सटर्नल सोर्सेज चॉइस ही चॉइस है भाई, अपनी वैकेंसी को बस एडवर्टाइज करने की जरूरत है। एक जॉब के पीछे इंडिया में 5-5 हज़ार लोग हैं, एक ही जॉब के पीछे है सरकारी जॉब में मारा मारी, देख तो लो एक जॉब के पीछे हालात क्या है, ठीक है ना बेटा। तो वाइडर चॉइस, चॉइस ही चॉइस है भाई वहां तो। फोर्थ हेडिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। बेटा मैं इस हेडिंग को दो तरीके से लिखवा सकता हूं, एक वो जो नोट्स में लिखी गई है, एक वो जो मैं खुद से समझाऊंगा। बाबू एक बात समझना बहुत आराम से, बाबू 11th-12th का टीचर चाहिए और आपने क्या करा, एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू चले गए और बेटा एक लेटेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल, एक फ्रेश टैलेंट उठा लें। अब होता पता है क्या बेटा, जब आप नए हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जिस्टिंग टीचर को लगता है तो हम तो बादशाह हैं आके, ये तो अभी आया हुआ बच्चा है, ठीक है ना। ये कहते हैं अब बताता हूं मैं, इन्होंने हमारा प्रमोशन नहीं करा और इसको बाहर से उठा लिया, अब बताता हूं इसे मैं, अब दिखाता हूं काम कैसे होता है। तो ये ना कंपटीशन करने लगता है, ऑटोमेटिकली एक जेलस की भावना आ जाती है बेटा, जेलस शुरू हो जाता है। वो मेहनत कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है प्रिंसिपल को कि मैं कितना लेबोरियस हूं, मैं कितना बढ़िया पढ़ाता हूं, और उसको लगता है अच्छा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे दिखाता हूं। वो मेहनत करता है, मजे ऑर्गेनाइजेशन ही लेती है। लड़ो, 2 एम्प्लॉय लड़ेंगे, भला किसका करके जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ही करके जाएंगे। तो यह कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि अगर आप एक पर्सन बाहर से ले आए ना बेटा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने लिखी हुई है बात नोट्स में, ठीक है। एक बार पहले इतना रीड कर लो, फिर आगे की बात भी बताता हूं। पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।